अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो के अंदर हमने फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम एंड इक्विलिब्रियम जो है वो ख़त्म किया था। और फिर आज से हम लोग एक नए चैप्टर का आगाज़ करने जा रहे हैं जो कि चैप्टर नंबर 6 है और इसका नाम ग्रेविटेशन है। काफ़ी छोटा सा चैप्टर है ये और उम्मीद है कि इसकी जो थ्योरी है वो 2 से 3 लेक्चर्स के अंदर जो है वो हम लोग ख़त्म कर लेंगे। तो आज इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 हम लोग कंडक्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर जो टॉपिक्स हम लोगों ने डिस्कस करने हैं, सबसे पहले तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ठीक है। और इसी के साथ साथ हम मास ऑफ अर्थ भी कैलकुलेट कर लेंगे और मास ऑफ अर्थ के साथ साथ हम लोग डेंसिटी ऑफ अर्थ भी कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, इस चैप्टर का अगर थोड़ा सा हम लोग इंट्रोडक्शन लें कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं कि या फिर इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से जो है वो टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले तो ये वाला चैप्टर हम लोगों ने मैट्रिक क्लास के अंदर भी पढ़ा था, ठीक है। उसके अंदर भी यही सारे के सारे जो टॉपिक्स हम लोगों ने यहाँ पे लिखे हैं या वहाँ पे भी हम लोगों ने कवर किए थे। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वहाँ भी पढ़ा था। उसके बाद मास ऑफ अर्थ भी वहाँ पर हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, ठीक है। डेंसिटी जो है ये एक नई है, तो फर्स्ट ईयर के अंदर ये चीज़ जो है वो हम लोग मज़ीद जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। इसके अलावा जो आगे हमारे पास टॉपिक्स हैं वो एल्टीट्यूड वाला टॉपिक है। एक डेरिवेशन है कि जैसे जैसे आप अर्थ की सरफेस से दूर जाते जाओगे, एल्टीट्यूड के ऊपर जाते जाओगे, तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है या फिर जो स्मॉल जी की वैल्यू है ये ऑल्टर होती है। तो वो वाली डेरिवेशन भी हमारे पास इस चैप्टर के अंदर मौजूद है। इसके अलावा जो है वो डेप्थ वाली डेरिवेशन भी है जो मैट्रिक क्लास के अंदर भी थी, ठीक है। कि अगर आप लोग डेप्थ के ऊपर जाते जाओ या फिर अर्थ से नीचे जाते जाओ तो जो हमारे पास जी की वैल्यू है उसके अंदर भी जो है वो ऑल्टर होती है, फिर उसके अंदर जो है वो वेरिएशन आती है। तो वो वाली डेरिवेशन भी है। कुछ मज़ीद जो हमारे पास टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं। एक जो है वो आपके पास एक्स्ट्रा जो मैट्रिक क्लास से हट के जो फर्स्ट ईयर के अंदर टॉपिक है वो वेटलेसनेस वाला है, या फिर वेट के जो है वो आपके पास केसेस हैं, वेटलेसनेस या फिर जो है वो आपके पास वेट के केसेस कि एलिवेटर वाला टॉपिक है। एलिवेटर वाला टॉपिक है जिसके अंदर हमारे पास जब एलिवेटर ऊपर जा रही होती है तो हमें जो वेट है वो अपरेंट नज़र आता है। फिर इस तरह से कह सकते हैं कि अपरेंट वेट वाले जो हमारे पास केसेस हैं वो आएंगे, ठीक है। और इसके अलावा ये वेटलेसनेस वाला भी है टॉपिक एक अलग से जो कि इसी के साथ अपरेंट वेट के साथ ही जो है हमारे पास कनेक्टेड होता है। और सबसे आखिरी जो टॉपिक है वो हमारे पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट का है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट का है। तो ये 2 से 3 जो है वो हमारे पास एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, 2 सिर्फ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं। एक एपरेंट वेट वाले केसेस जितने भी हैं उसके अंदर वेटलेसनेस भी आ जाता है और एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट वाला केस जो है वो एक्स्ट्रा है। बाकी तकरीबन जितने भी हमारे पास टॉपिक्स हैं वो मैट्रिक क्लास से रिलेटेड ही हैं। और इस चैप्टर के अंदर जो हम लोग सारे के सारे जितने भी टॉपिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं वो ग्रेविटेशन से रिलेटेड ही होंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड ही सारे के सारे टॉपिक्स हैं। और सबसे अहम ये सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है इसके अंदर वो ये न्यूटन का लॉ है, जिसके देने के बाद मतलब जब ये न्यूटन ने पेश किया तो एक हंगामा या फिर एक जो है वो अजीब सी हलचल जो दुनिया में मच गई। मतलब ये ऐसा कारनामा था न्यूटन का कि जिसके बाद यहाँ ज़मीन पे बैठे हुए हम लोगों ने दूसरे प्लैनेट्स के जो मासेस से वो कैलकुलेट कर लिए और डिस्टेंसेस वगैरह भी जो है वो कैलकुलेट कर लिए। मतलब ये उस दौर में अगर हम लोग देखें जिस दौर का न्यूटन था तो उस दौर के हिसाब से काफ़ी बड़ी अचीवमेंट थी। और अभी भी अगर देखें तो जितने लोगों ने ये चीज़ें नहीं पढ़ी हैं या फिर जितने लोगों को नहीं पता इन सब चीज़ों का, अगर उनसे आप सवाल करें, मतलब जो मैट्रिक पास नहीं है, जो मतलब जो पढ़े लिखे नहीं हैं, आप अगर उनसे सवाल करें कि मास ऑफ अर्थ या फिर जो हमारे पास इतना बड़ा एक गोला है, एक अर्थ है, आपको अगर इसका मास निकालने के लिए कह दिया जाए या फिर उनसे ये सवाल किया जाए कि यार अर्थ का जो मास है वो कैलकुलेट किया जा सकता है, तो वो हैरान हो जाएंगे। इस दौर में भी, इस जदीद मॉडर्न दौर में भी जो है वो उनका जवाब यही होगा कि यार ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, कैसे, मतलब अर्थ का मास यहाँ ज़मीन पे बैठे बैठे जो है वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करें। उनके जहन में यही होगा कि जो मास कैलकुलेट हम लोग करते हैं उसके लिए तो जो हमारे पास बैलेंसेस वगैरह होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो चाहिए होते हैं। और अगर इतना बड़ा हम लोगों ने जो है वो इंस्ट्रूमेंट बना भी लिया, बैलेंस कोई बना भी लिया, ठीक है, तो उसके एक पड़े के अंदर हम लोग क्या चीज़ रखेंगे
मतलब तराजू अगर बना लिया, तराजू से ही वेट जो है वो मेजर किया जाता है या मास जो है वो निकाला जाता है। तो एक में चलो अर्थ डाल दी, एक जो है वो अजीब सा कॉन्सेप्ट है ये, मतलब जिस तरह से वो लोग सोचेंगे तो फ़र्ज़ करो कि उसके अंदर जो हमने अर्थ को रख दिया, अब दूसरे में क्या रखें, तो मतलब सोचना भी बिल्कुल जो है वो अजीब सी एक हमें वाइब्स देता है कि अर्थ का मास कोई कैसे कैलकुलेट कर सकता है। और ये काम न्यूटन ने जो है वो तकरीबन कोई 1600 से लेकर या फिर 1700 तक जो है वो ये कारनामा अंजाम दिया था, जो इस लॉ के बाद एक इक्वेशन की मदद से, एक फार्मूले से हम लोग जो है वो कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है इस चैप्टर के अंदर। ये सारी की सारी चीज़ें, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, और आपके भी काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर होंगे इसके अंदर। अच्छा, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टार्ट करने से पहले एक जो है वो, जब ये टॉपिक टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है, तो एक स्टोरी सुनाते हैं बच्चों को कि न्यूटन जो है वो बैठा हुआ था सेब के दरख्त के नीचे, और अचानक से उसके सर के ऊपर जो है वो आके सेब गिरा, और उसने जो है वो न्यूटन का लॉ पेश कर दिया। बोला कि ये जो है ये हमारे पास एक फ़ोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसकी वजह से जो सेब है वो नीचे की तरफ आया। इस स्टोरी के अंदर कितनी हकीकत है किसी को कुछ नहीं पता, ये बस बनाई हुई जो है वो स्टोरी है। हकीकत है या नहीं किसी को नहीं पता। हो सकता है कि उसने जो है वो नोटिस किया हो चीज़ों को कि जब उन्हें ऊपर से नीचे छोड़ा जाता है, या फिर जो हमारे पास अगर सेब की एग्जांपल लें हम लोग, तो जब वो दरख्त से नीचे गिरता है तो वो नीचे की तरफ ही क्यों आता है, ये ऑब्जर्वेशन होगी उसकी। और ये जो लॉ या फिर ये जो स्टेटमेंट उसने पेश की, ये ऐसे ही नहीं बस सेब को देखा वो नीचे गिरा और उसने जो है वो उठ के कॉपी पेंसिल ली और चल भाई इक्वेशन जो बना के दे दी, ऐसा नहीं था। उसकी बहुत ज़्यादा जो थी वो ऑब्जर्वेशन थी, उसका अच्छा खासा वर्क था। इससे पहले भी जो साइंटिस्ट गुजरे हैं उनका भी इसके ऊपर जो है वो अच्छा खासा वर्क था, जिनको यूज़ करते हुए न्यूटन ने जो है ये सारे का सारा जो हमारे पास लॉ है इसको पेश किया है। आप अगर बुक के अंदर पढ़ें तो उसकी जो डेरिवेशन है हमारे पास इसके फार्मूले की, उसके अंदर उन्होंने आपको बताया हुआ है कि न्यूटन ने सबसे पहले जो है वो ऑब्ज़र्व किया चीज़ों को, कि जो चीज़ें हैं वो एक दूसरे के अंदर, मतलब ऊपर से अगर हम लोग नीचे छोड़ लें तो वो नीचे क्यों आ रही हैं, या फिर जो हमारे पास ये मून है ठीक है, ये अर्थ के अराउंड ऑर्बिट क्यों कर रहा है, प्लैनेट्स एक दूसरे के अराउंड, या फिर जो प्लैनेट्स हैं वो किसी स्टार के अराउंड क्यों ऑर्बिट कर रहे होते हैं, मतलब कौन सी ऐसी फोर्स है जिसकी वजह से ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो जकड़ी हुई हैं, मतलब सन ने, सूरज ने सारे के सारे प्लैनेट्स को जो है वो जकड़ के रखा हुआ है। इसी तरह जो हमारे पास अर्थ है, ये मून को कैसे जो है इसने जकड़ के रखा हुआ है, या मून इसके अराउंड कैसे ऑर्बिट कर रहा है, कोई ना कोई फोर्स तो लाजमी होगी कि जिसने इसको जो है वो पकड़ के रखा हुआ है और इसको जो है वो अपने ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रही है। इसी तरह और जितनी भी हमारे पास चीज़ें थी कि अर्थ के ऊपर अगर हम लोग देखते हैं तो कोई भी चीज़ छोड़ते हैं वो इस तरह से नीचे की तरफ आती है। तो ये सारी की सारी ऑब्जर्वेशन को लेते हुए और पिछले साइंटिस्ट जितने भी थे उनके काम को देखते हुए, उन्हीं को कंटिन्यू करते हुए जो है न्यूटन ने ये वाला लॉ जो है वो पेश किया था। और कैसे किया था कि सबसे पहले उसने हाइजीन का कोई फार्मूला था हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, वो आप लोग अगर बुक के अंदर देखोगे तो उसके अंदर उन्होंने बताया हुआ है कि सबसे पहले उसने मून किस तरह से रोटेट कर रहा है, ऑर्बिट कर रहा है अर्थ को, उसने सेंट्रीपिटल फोर्स कैलकुलेट की, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैलकुलेट की थी और उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आई थी। फिर डिफरेंट जो है उसने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट वगैरह किए डिस्टेंस को देखते हुए कि डिस्टेंस अगर कम ज़्यादा हो तो क्या फ़र्क पड़ता है उसके ऊपर। तो ये सारे का सारा जो हमारे पास अभी हम लोग इसकी स्टेटमेंट के अंदर दो रिलेशन पढ़ेंगे, एक डायरेक्ट रिलेशन है और एक जो है वो इनडायरेक्ट रिलेशन है। तो उसके पीछे अच्छी खासी वर्किंग है। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये कंक्लूजन है सिर्फ, कि जो उसने अपनी ऑब्जर्वेशन से हमें जो निकाल के बताई उस दौर के अंदर। तो स्टेटमेंट अगर पढ़ें तो स्टेटमेंट वही, हाँ, हमारे पास जो है वो मैट्रिक क्लास वाली है कि एवरीबडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी। हर बॉडी इस यूनिवर्स के अंदर अट्रैक्ट करती है, यानी कि एक फोर्स लगाती है दूसरी बॉडी के ऊपर। एवरी अदर बॉडी, हर बॉडी अट्रैक्ट करती है हर दूसरी बॉडी को बाय फोर्स, एक फोर्स से, विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। एक ये वाला रिलेशन जो है वो आप लोगों ने याद रखना है कि जो बॉडी फोर्स लगाती है दूसरी बॉडी के ऊपर, उन दोनों का आपस में जो रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मतलब फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उनके प्रोडक्ट ऑफ द मासेस के, मतलब उनके जितने भी मासेस हैं उन दोनों का प्रोडक्ट लो, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये वाली फोर्स। कौन सी वाली फोर्स? ये वाली फोर्स।
ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और ये दूसरा हमारे पास रिलेशन है कि एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ये दूसरा रिलेशन है कि वही जो फोर्स है हमारे पास, ये वाली फोर्स, एक तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ द मासेस के, उन दोनों बॉडीज़ के, और दूसरा जो रिलेशन है वो क्या है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके दरमियान जितना डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों है? क्योंकि वो कैलकुलेशन जब उसने पूरी की, जो उसकी ऑब्जर्वेशन थी, तो जो ऑब्जर्वेशन के अंदर उसने चीज़ देखी वो यही उसको मिली कि स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि अगर आप उसका स्क्वायर लोगे तो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगी। इसके पीछे जो जवाब हो सकता है वो यही हो सकता है कि वो उसकी कैलकुलेशन थी, कैलकुलेशन के अंदर उसको यही चीज़ जो है वो मिली कि, और उसी के बाद जो है वो उसने इसको अपने स्टेटमेंट के अंदर या अपना जो है वो जो फार्मूला बनाया उसके अंदर इसने यूज़ किया। अच्छा, अब अगर हम लोग जो है वो कंसीडर करें, या पहले ये भी पढ़ लेते हैं कि दिस फोर्स इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स, ये वाली जो फोर्स है यही हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाती है, कि जो एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर लगा रही होती है। और एवरीबॉडी का मतलब है कि हर बॉडी, यहाँ पे अर्थ की बात नहीं हो रही सिर्फ, बल्कि हर बॉडी, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, हर बॉडी जो है वो इस यूनिवर्स के अंदर मौजूद है, जो वो एक दूसरे के ऊपर जो है वो फोर्सेस लगाती हैं, फिर एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाती है। अब वो अर्थ भी हो सकती है बॉडी, एक छोटी सी बॉल भी हो सकती है, एक सन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दो बॉडीज आप अगर जो है वो ऑब्जर्व कर रहे हो या फिर ले रहे हो, कंसीडर कर रहे हो, तो ये वाली जो बॉडी है वो इसके ऊपर फोर्स लगाएगी। ठीक है, ये दो बॉडीज हमने कंसीडर की। अब ये कुछ भी हो सकती हैं यूनिवर्स के अंदर, तो ये वाली बॉडी जो है वो इसके ऊपर फोर्स लगाएगी, यानी कि इसको अटैक करेगी अपनी तरफ, और ये वाली जो बॉडी है ये इसको इसके ऊपर फोर्स लगाएगी, यानी कि इसको अटैक करेगी। दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस लगाएंगी। इस स्टेटमेंट का जो है ये मतलब है। अच्छा, और ये वाली जो फोर्स है ये कौन सी फोर्स है? ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। और यही वाली जो फोर्स है ये रिस्पॉन्सिबल है किसके? मोशन ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड द सन। सन के अराउंड जो प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं इस तरह से, ठीक है, ये हमारे पास अर्थ आ गया, ये जो है आपके पास मरकरी आ गया, ये वीनस आ गया, और इसी तरह से करते करते फिर जो है वो आखिरी प्लैनेट तक जो कि प्लेटो है, तो उस तक जो है वो जितने भी प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, या फिर सन ने जिस फोर्स की वजह से इन सबको पकड़ के रखा हुआ है, इनका ऑर्बिट जो है ये सन छोड़ने नहीं दे रहा, या फिर जो फोर्स है यहाँ पे वो कौन सी फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। यही रिस्पॉन्सिबल है जिसकी वजह से जो जितनी भी हमारे पास मोशंस हो रही हैं प्लैनेट्स की अराउंड द सन या फिर मून की अराउंड द अर्थ, तो वो सारी की सारी जो है वो हमारे पास इसी फोर्स की वजह से हो रही हैं। इसी तरह मोशन ऑफ द फॉलिंग बॉडीज टुवर्ड्स द अर्थ एक्सेट्रा। इसी तरह हम लोग जब देखते हैं कि ये हमारे पास जो है वो अर्थ है और यहाँ पे जो है वो एक बॉडी है, ठीक है, ये नीचे की तरफ जो है वो इस तरह से अर्थ के ऊपर फॉल करती है, तो इसका भी रीज़न यही है कि अर्थ जो है वो इसके ऊपर फोर्स लगाता है और ये बॉडी जो है वो अर्थ के ऊपर फोर्स लगाती है। चूँकि अर्थ की फोर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, तो ये वाली जो बॉडी है ये इसकी तरफ इस तरह से नीचे की तरफ आती जाती है, फिर ये जो है वो आपके पास अर्थ के ऊपर फॉल करती है। फॉलिंग बॉडीज़, मोशन ऑफ फॉलिंग बॉडीज टुवर्ड्स द अर्थ, वो भी हमारे पास किसकी वजह से होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होती है। ये सारी बातें जो आपको पता थी। अब अगर हम लोग बड़े फार्मूले की डेरिवेशन के ऊपर या फिर फार्मूला निकाल के देखना चाहें कि इसका फार्मूला क्या बनेगा, तो फार्मूले के लिए सबसे पहले तो जो मैट्रिक वाला है वो तो काफ़ी आसान सा तरीका था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो डायरेक्ट आप जो है वो F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 एंड M2 प्रोडक्ट ऑफ द मासेस के कर लिया, और यहाँ पे जो है वो आपने इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ये कर लिया, इन दोनों को कंबाइन कर लिया, तो आपके पास जो चीज़ बनी वो ये बनी G M1 M2 और अपॉन में जो है वो आपके पास R का स्क्वायर, और फिर यहाँ पे जो है इक्वल टू आएगा और G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। G जो था यहाँ पे वो ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है। मैट्रिक के अंदर इस तरह से डेरिवेशन की थी। अब फर्स्ट ईयर के अंदर आ गए, थोड़े से बड़े हो गए, तो एक प्रॉपर वे के साथ हम लोग जो इस चीज़ को लेके चलेंगे। तो सबसे पहले डेरिवेशन के लिए हम लोग बताएंगे कि मैथमेटिकली अगर हम लोग देखें, जो हम लोगों ने ऊपर स्टेटमेंट पढ़ी है वो हमें क्या बताती है कि फोर्स ऑन ए कॉन्सिडर करो। सबसे पहले तो दो बॉडीज़, एक ये वाली बॉडी है, एक ये वाली बॉडी है, ठीक है, इसका नाम ए, इसका नाम जो है वो आपके पास बी है। अब स्टेटमेंट के मुताबिक
स्टेटमेंट क्या बताती है कि हर बॉडी इस यूनिवर्स के अंदर अट्रैक्ट करती है दूसरी बॉडी को। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ए वाली बॉडी है ये बी को अट्रैक्ट करेगी और जो बी वाली बॉडी है ये ए को अट्रैक्ट करेगी, यानी कि ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगी और ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगी। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखें कि फोर्स ऑन बॉडी ए के ऊपर जो फोर्स लग रही है, ठीक है, बाय बॉडी बी, बॉडी ए के ऊपर जो फोर्स लग रही है बॉडी बी की तरफ से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, मास ऑफ द ए के। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल लो, ठीक है। ये वाली जो बॉडी है इस वाली बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगाएगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मास ऑफ द बॉडी ए के, ठीक है। इसका मास जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतनी ज़्यादा जो है वो हमारे पास ये वाली जो बॉडी बी इसके ऊपर फोर्स लगाएगी वो ऑल्टर होगी। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई हमारे पास। अब देयर मस्ट बी फोर्स ऑन बी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द बॉडी ए। इक्वेशन इस स्टेटमेंट के मुताबिक वाली जो बॉडी है ये भी तो फोर्स लगाएगी उसके ऊपर, तो वो भी लिख लेते हैं कि फोर्स ऑन बॉडी बी बाय ए जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, मास ऑफ द बॉडी बी के, ठीक है। ये वाली जो बॉडी है ये जो इसके ऊपर फोर्स लगाएगी या फिर इसको जिस फोर्स से अट्रैक्ट करेगी वो डिपेंड करता है कि इसका मास कितना होगा, कितना ज़्यादा बड़ा होगा उसी तरह से जो है वो आपके पास जो फोर्स है वो ऑल्टर होगी। तो ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे एक और चीज़ भी आप लोगों ने जहन में रखनी है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अंदर हमने एक चीज़ पढ़ी थी, ये हम लोग लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं, ये भी न्यूटन का है। और न्यूटन के ही थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अंदर हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी कि फोर्सेस जो होती हैं, एक्शन एंड रिएक्शन वाली जो फोर्सेस होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। तो यहाँ भी जो आपके पास फोर्सेस है वो एक्शन और रिएक्शन वाली है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक्शन और रिएक्शन वाली फोर्स है ये इसके ऊपर फोर्स लगा रही है और एज अ रिएक्शन ये वाली बॉडी भी इसके ऊपर फोर्स लगा रही है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये वाली जो दोनों फोर्सेस हैं, फोर्स ऑन बॉडी ए बाय बी इक्वल होगी फोर्स ऑन आपके पास बी बाय ए, मतलब इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बराबर होगा। ऐसा नहीं है कि ये जो है वो ज़्यादा फोर्स से जो है वो इसको अट्रैक्ट कर रही है और ये जो है वो इसको कम फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है, फिर मतलब दोनों की जो फोर्सेस हैं आपस में जो लग रही हैं वो डिफरेंट होंगी, बल्कि ए की फोर्स होगी। जितनी बॉडी ए इसके ऊपर फोर्स लगा रही होगी उतनी बॉडी बी भी इसको खींचने के अंदर, अट्रैक्ट करने के अंदर उतनी फोर्स लगा रही होगी, उतनी ही अमाउंट के साथ, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ है ये आप लोगों ने जहन में रखनी है, बाकी डेरिवेशन के अंदर इसका जो है उतना ज़्यादा काम नहीं है। आखिरी चीज़ जो हमारे पास रह गई, ये स्टेटमेंट को हम लोग मिटा देते, ये आप लोगों को जो है वो याद हो गई होगी, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो स्टेटमेंट का दूसरा पार्ट था, पहला पार्ट तो हम लोगों ने कर लिया, ये पहला वाला जो रिलेशन था वो तो हम लोगों ने कर लिया, ठीक है, कि प्रोडक्ट ऑफ द मासेस वाला। और आपके पास जो दूसरा पार्ट है, ये दूसरा जो रिलेशन था वो इन्वर्स वाला रिलेशन था। तो इन्वर्स वाले रिलेशन को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं कि फोर्स ऑन ए बाय बी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो भी मेंशन कर देते हैं हम लोग यहाँ पे कि इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है सेंटर से लेकर वो स्मॉल आर है, ठीक है। ये वाला जो है आपके पास स्मॉल आर है, सेंटर से लेकर इन दोनों का आपस में डिस्टेंस। तो इसके स्क्वायर के इन दोनों का जो डिस्टेंस है आपस में, इसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स जो कि बॉडी ए के ऊपर लग रही है बाय बॉडी बी। और ये वाला जो आर वाला डिस्टेंस है क्या है, फ्रॉम बॉडी बी टू ए, बॉडी बी से लेकर ए तक का, बॉडी बी के सेंटर से लेकर बॉडी ए तक का जो डिस्टेंस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है जो हमारे पास फोर्स इस बॉडी ए के ऊपर लग रही है बॉडी बी की तरफ से, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन नंबर बन गई 3, इसको बोल दो कि ये इक्वेशन नंबर 3 है। और अब इन तीनों को जो है वो कंबाइन कर लो, कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3। और 1, 2 एंड 3 को जब हम लोग आपस में कंबाइन करेंगे, ये वाली इक्वेशन नंबर 1 है, ये 2 है और ये जो है हमारे पास वो 3 लिखी हुई है। तो इसको अगर उतारना हो आप लोगों ने तो उतार लेना, हम लोग यहाँ से मिटाने लगे, ठीक है। अब जब इन तीनों को हम लोग कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा कि फोर्स ऑन ए बाय बी जो है वो
आपके पास प्रोपोर्शनल है M1 बोल रहा हूँ MA मास ऑफ द A मास ऑफ द B, ठीक है, और आपके पास जो है वो नीचे R का स्क्वायर, और R क्या है, डिस्टेंस है फ्रॉम B टू A, ठीक है। अब कंबाइन क्यों किया हम लोगों ने, क्योंकि तीनों की तीनों जो फोर्सेस थी उनका मैग्नीट्यूड बराबर था। जैसे कि हमने अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से बताया कि ये दोनों की दोनों जो फोर्सेज हैं उनका मैग्नीट्यूड जो आपस में बराबर होगा, तो इसलिए हम लोग इन तीनों फोर्सेस को आपस में कंबाइन कर सकते हैं। तो तभी हम लोगों ने जो है कंबाइन किया और यहाँ पे तीन सबको जो है एक साथ करके लिख दिया। और फाइनली आप जो इस तरह से लिख सकते हो कि फोर्स ऑन A बाय B जो है वो इक्वल आएगी, प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, इज इक्वल टू का साइन आएगा, यहाँ पे आएगा कैपिटल G, मास ऑफ A मास ऑफ B, और अपॉन में जो है आपके पास R का स्क्वायर, और यहाँ बता दोगे कि ये जो है वो आपके पास R फ्रॉम B टू A है, ठीक है। ये इस तरह से भी इस फॉर्मूले को लिख सकते हो आप लोग, और सिंपली यूँ भी लिख सकते हो कि जो फोर्स है इन दोनों के दरमियान वो हमारे पास किसके बराबर है, G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, जैसे आप लोगों ने मैट्रिक क्लास के अंदर किया था। कोई इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब आपकी बुक के अंदर इस तरह से सॉल्व किया हुआ है, और काफ़ी सारे नोट्स के अंदर भी जो है वो इसी तरह से जो है उन्होंने ये फार्मूला बनाया हुआ है, तो तभी हम लोगों ने यहाँ पे वही वाला जो मेथड है उसको फॉलो किया। बाकी आप सिंपली ये वाला भी कर सकते हो, मतलब दोनों का सेम ही है। सिर्फ कॉन्सेप्ट ये समझना था कि ये भी इसके ऊपर फोर्स लगा रही है और ये भी जो है बदले में इसके ऊपर फोर्स लगा रही होगी, और दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा, मतलब दोनों एक ही फोर्सेज होंगी, एक ही फोर्स होगी और दोनों एक दूसरे के ऊपर लगा रही होंगी, कंबाइंड फोर्स होगी, म्यूचुअल फोर्स होगी, और इनका जो मैग्नीट्यूड होगा इन दोनों फोर्सेज का जो दोनों की तरफ से एक दूसरे के ऊपर लग रही है वो आपके पास सेम रहेगा। जैसे एक्शन और रिएक्शन वाली फोर्स होती है कि ये आपके पास एक टेबल है और इसके ऊपर एक बुक पड़ी हुई है, ये वेट की फोर्स है जो कि नीचे की तरफ लग रही है, और ये जो है आपके पास एज अ रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है जो ऊपर की तरफ लग रही है। तो ये दोनों अलग अलग फोर्सेज, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड जो वो सेम है, और इनको हम लोग जो है वो एक ही कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी है हमारे पास। अब जो है वो यहाँ पे हमारे पास चीज़ रह गई, जी को बताना। सबको पता है जी क्या है, कैपिटल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो आपके पास कितनी होती है, 6.67 एक्सपोनेंट माइनस का 11, और इसकी जो यूनिट है वो है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर और अपॉन में kg स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास जो इसकी वैल्यू जो आप लोगों ने याद रखनी है आगे काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स के अंदर, और जो अगली हम लोग डेरिवेशन करने जा रहे हैं मास ऑफ अर्थ वगैरह वाली, उसके अंदर भी जो आप लोगों को ये काम आएगी। अब बस यही हमारे पास जो है वो न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था। अब अगर हम लोग बढ़ें अपनी डेरिवेशन के ऊपर जो कि मास ऑफ अर्थ कैलकुलेट करने की है, तो उसे जल्दी से परफॉर्म करते हैं, और साथ ही साथ फिर हम लोग डेंसिटी वाली जो चीज़ है, ये डेंसिटी जो कैलकुलेट करनी है उसको भी देख लेंगे। तो मास ऑफ अर्थ निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, जैसे रेडियस ऑफ अर्थ जो कि किसके बराबर होता है, 6.38 एक्सपोनेंट 6.38 एक्सपोनेंट 6 मीटर, ठीक है। ये रेडियस ऑफ द अर्थ है। स्मॉल जी की वैल्यू तो सबको पता है जो कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। इसके अलावा कैपिटल जी की वैल्यू भी हम लोगों ने देख ली, वो क्या थी, 6.67 और एक्सपोनेंट माइनस का 11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को जो है वो इसकी डेरिवेशन के अंदर जो इस्तेमाल में आएंगी ये सारी चीज़ें, तो ये आप लोगों ने पहले ही नोटिस कर लेनी है। और बाकी जो डेरिवेशन है वो वही है जो हम लोगों ने मैट्रिक क्लास के अंदर की थी। सबसे पहले तो कंसीडर करो कि हमारे पास जो है वो ये अर्थ है, ठीक है, ये हमारे पास जो है वो अर्थ है, और इसको बोल दो कि ये मास ऑफ अर्थ जो है उसको हम लोग ME से डिनोट कर रहे हैं, ये अर्थ है और ये इसका मास है, इसी को जो है वो हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। फिर हमारे पास एक जो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर हमें दो ऑब्जेक्ट जो है वो कंसीडर करने पड़ते हैं, तो कंसीडर करो कि एक छोटा सा जो ऑब्जेक्ट है वो इस अर्थ के ऊपर पड़ा हुआ है, ये रहा, और इसका मास जो है वो आपके पास m है, सिर्फ m से जो है वो इसको डिनोट कर रहे हैं, तो इसका मास जो है वो आपके पास m है,
और ये जो है आपके पास ME है, और ये इसका सेंटर है, और सेंटर से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये आपके पास RE है, ठीक है। और यही जो है वो इन दोनों बॉडीज़ के दरमियान का डिस्टेंस होगा, क्योंकि अगर अर्थ देखें हम लोग तो अर्थ के मुकाबले में जो ये वाला मास होगा काफ़ी छोटा सा होगा। यहाँ तो फिर भी हम लोगों ने जो है वो दिखने के लिए काफ़ी थोड़ा सा बड़ा करके बना दिया है, असल में जो है ये बिल्कुल छोटा सा होगा। आप अगर खुद से देखो तो गूगल अर्थ के अंदर भी जब हम लोग देखते हैं तो एक छोटी सी बॉल अगर आप लोग देखो तो उसके ऊपर नज़र ही नहीं आएगी। तो ये वाला जो डिस्टेंस है अर्थ का सेंटर से लेकर इसकी सरफेस तक का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि ये इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस है। जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं ना कि इसके सेंटर से लेकर इसके सेंटर तक का डिस्टेंस ये हमारे पास जो है वो R कहलाता है। तो यहाँ पे RE को ही हम लोग जो है वो कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि बॉडी के सेंटर तक का जो डिस्टेंस होगा वो काफ़ी छोटा सा होगा इसके डिस्टेंस के मुकाबले में, जो कि हमारे पास अर्थ का डिस्टेंस है जो हम लोग यहाँ पे देखा है 6.38 एक्सपोनेंट 6, ये अच्छी खासी बड़ी वैल्यू है। तो जो हमारे पास डिस्टेंस होता है बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द टू बॉडीज़ वो हमारे पास यहाँ पे क्या हम लोग लेंगे RE ही लेंगे। तो ये छोटी सी जो है वो कॉन्सिडरेशन है। इसके बाद अगर हम लोग जो है इसको स्टार्ट करें मास ऑफ अर्थ को कैलकुलेट करने को, तो सबसे पहले अभी जो हम लोगों ने फार्मूला बनाया है जो पढ़ा है उसका रेफरेंस देंगे कि फोर्स जो है वो आपके पास किसके बराबर होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स कैपिटल G M1 M2 अपॉन R²। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करो तो G M1 जो है वो आपके पास मास ऑफ अर्थ है तो मास ऑफ अर्थ डाल दिया, M2 जो है वो छोटा वाला मास है तो वो डाल दिया, और R जो इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो R ही है, जो RE है तो यहाँ पे हम लोगों ने RE डाल दिया और इसका स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोगों ने जो है वो चैप्टर नंबर 3 के अंदर भी और मैट्रिक क्लास के अंदर भी जो है वो पढ़ा था कि अर्थ जिस क्या बोलते हैं फोर्स से बॉडीज़ को अपनी सेंटर की तरफ जो वो खींच रही होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं वेट की फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो F है, यहाँ पे जो F है ये बराबर होगा वेट के। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अर्थ जिस फोर्स से किसी बॉडी को अपनी तरफ खींचती है उसको हम लोग वेट की फोर्स बोल रहे होते हैं, और जो वेट की फोर्स है इसका फॉर्मूला क्या होता है mg। ठीक है, तो यहाँ पे F की जगह पे हम लोग W डालेंगे और W की जगह पे हम लोग mg डाल सकते हैं। तो यहाँ पे सीधा हम लोग लिख देते हैं कि mg इज इक्वल्स टू GME m अपॉन में जो है वो आपके पास RE का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये वाला m और ये वाला m आपस में कैंसिल हो गया, या फिर इसको इस तरह से देख सकते हैं कि ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है जी के साथ, इज इक्वल टू का साइन क्रॉस करेगा, यहाँ जाके डिवाइड होगा, ऊपर नीचे होंगे दोनों कट जाएंगे। अब इसके बाद जो हमारे पास चीज़ बचेगी वो स्मॉल g इज इक्वल्स टू कैपिटल G ME और अपॉन में RE का स्क्वायर। ये जो स्मॉल g है ये हमें पता है कि ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और इसकी वैल्यू कितनी है 9.8 मीटर पर सेकेंड। हमें मास ऑफ अर्थ कैलकुलेट करना है तो बाकी सारी की सारी चीज़ें इज इक्वल टू के इस तरफ ले आओ, G RE का स्क्वायर इज इक्वल्स टू G ME, और ये वाला G जब यहाँ पे आके डिवाइड होगा तो फाइनली G RE का स्क्वायर अपॉन में जो है वो आपके पास G इज इक्वल्स टू ME बन जाएगा, और फाइनली ME जो है वो आपके पास क्या आएगा इसका फॉर्मूला, या फिर इसकी जो वैल्यूज़ आएंगी वो क्या आएंगी G RE का स्क्वायर अपॉन कैपिटल G। इसके अंदर सारी वैल्यूज़ पुट करो और जो है वो इसे कैलकुलेट करो तो आपके पास मास ऑफ अर्थ निकल के आ जाएगा। ME इज इक्वल्स टू स्मॉल g की वैल्यू जो है वो आपके पास 9.8 है तो वो आपने यहाँ पे पुट कर दी। इसके बाद RE की जो वैल्यू आपके पास 6.38 एक्सपोनेंट 6 है, और इसका जो ऊपर स्क्वायर भी लगा हुआ है तो यहाँ पे हम लोगों ने स्क्वायर भी लगा दिया, और यहाँ पे जो आपके पास कैपिटल G की जो वैल्यू है 6.67 एक्सपोनेंट माइनस का 11 है। इसे कैलकुलेटर के अंदर जो है वो आप लोग पुट करो 9.8 मल्टीप्लाइड बाय 6.38, तो जो आंसर आ रहा है हमारे पास वो कितना आ रहा है 5.98 एक्सपोनेंट 24 kg, या फिर इसे राउंड ऑफ करके भी लिखा जा सकता है कि ME इज इक्वल्स टू 6 एक्सपोनेंट 24 kg। तो ये हमारे पास मास ऑफ अर्थ है और ये काफ़ी बड़ी वैल्यू है। जितने लोग साइंटिफिक नोटेशन के बारे में जानते हैं उन्हें पता होगा कि ये जो छोटी सी यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है असल में ये कितनी बड़ी वैल्यू है। मतलब यहाँ पे जो ये 24 लगा हुआ है एक्सपोनेंट के अंदर पॉजिटिव के साथ, इसका क्या मतलब है कि 6 के आगे आप 24 या 23 जो है वो ज़ीरो लगा दो, और करते 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 इस तरह से आगे तक जाओ। 23 जब आप लोग लगा दोगे तो आगे kg लगा दो, और फिर इसको गिनते रहो कि ये कितना बड़ा जो है वो आपके पास मास है अर्थ का।
हमें तो जो गिनती आती है वो कहाँ तक आती है, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, आगे खरब, और फिर करते करते पता नहीं क्या। तो ये अच्छी खासी वैल्यू जिसको आम बंदा जो है वो गिन भी नहीं सकता। शायद नेट के ऊपर अगर आप लोग सर्च करो तो सेप्टिलियन के अंदर जाता है इसका मास, सेप्टिलियन, 6 सेप्टिलियन तक, इस तरह से कुछ जो है वो एक बार मैंने सर्च किया था तो मुझे पता लगा था। हमें कितना पता होता है, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, और करते करते जाते जाते जो है वो काफ़ी अच्छी खासी वैल्यूज़ के बाद सेप्टिलियन तक जो है वो पहुंचता है। तो ये आपके पास जो है वो मास है हमारे पास अर्थ का। और इसी तरह फिर अगर हम लोग साथ ही डेंसिटी भी जो है वो देख लें तो छोटी सी चीज़ है। डेंसिटी के बारे में भी आप सबको पता है, काफ़ी बार हम लोगों ने जो है वो डिस्कस किया हुआ कि डेंसिटी क्या होती है। तो छोटी सी चीज़ है वो भी यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि डेंसिटी ऑफ अर्थ अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहें तो डेंसिटी ऑफ अर्थ कैसे कैलकुलेट करते हैं। डेंसिटी का जो बेसिक फार्मूला है वो क्या है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर वॉल्यूम। और इसका मतलब क्या होता है कि अगर यूनिट वॉल्यूम हो आपके पास, एक यूनिट वॉल्यूम हो, फर्ज करो कि आपके पास जो है वो एक क्यूब है और इसका जो मास है, इसका जो वॉल्यूम है वो आपके पास यूनिट यानी कि 1 मीटर क्यूब है, 1 मीटर क्यूब है। तो इस 1 मीटर क्यूब के अंदर कितना मास कोई चीज़ रखती है उसको हम लोग बोलते हैं उस चीज़ की डेंसिटी। और ये हर मटेरियल की अपनी अपनी होती है। आप लोग देखें कि अगर इस डब्बे के अंदर आप लोग लकड़ी, वुड रख दें, ठीक है, तो वुड का जो मास आएगा इस 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम के अंदर वो डिफरेंट आएगा। अगर आयरन रखोगे डिफरेंट आएगा। अगर जो है वो आप वो रख देते हो रुई, कॉटन, तो कॉटन का जो है वो काफ़ी कम मास आएगा, मतलब काफ़ी छोटा सा जो है वो इसके अंदर आपके पास मास आ सकेगा कॉटन का। तो यही चीज़ जो है वो डेंसिटी कहलाती है कि 1 मीटर क्यूब के अंदर कितना मास कोई चीज़ जो है वो रख रही होती है। और डेंसिटी की वैल्यू जितनी ज़्यादा किसी चीज़ की बड़ी होती है इसका मतलब क्या होता है कि वो उतनी ज़्यादा भारी चीज़ है। ठीक है, अगर आपके पास जो है वो डेंसिटी आयरन की लिखी हुई है 5 kg पर जो है वो आपके पास मीटर क्यूब, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मीटर क्यूब के अंदर वो 5 kg रखता है। इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा बड़ी होती जाएगी आपके पास, आप लोग जो है वो इस तरह से सोचना कि ये जो हमारे पास चीज़ है वो उतनी ज़्यादा भारी है, मतलब कम जगह के ऊपर ज़्यादा मास जो है उसका आ रहा होता है। तो अगर इसको कैलकुलेट करना चाहें तो यहाँ पे मास आएगा अर्थ का, ठीक है, और वॉल्यूम एक जो है वो यहाँ पे मसला है जो हमें जो है वो पहले ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, क्योंकि हमारे पास जो अर्थ है वो एक स्फीयर है, अर्थ जो है वो आपके पास एक स्फीयर है। और अगर किसी स्फीयर का आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है मैथमेटिक्स के अंदर, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 और पाई आर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो है वो इस आर की जगह पे रेडियस डालेंगे अर्थ का, तो आर ई का क्यूब। तो ये वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला है अगर आपको अर्थ का वॉल्यूम निकालना है। और वॉल्यूम किसके लिए चाहिए हमें, डेंसिटी के फॉर्मूले के अंदर डालने के लिए। तो यहीं पे अगर हम लोग सारी चीज़ें अभी से डाल दें तो m अपॉन में वॉल्यूम की जगह क्या आ जाएगा 4/3 पाई आर ई का क्यूब, और यहाँ पे जो आपके पास m है, तो इसके अंदर वैल्यूज पुट करो, आपके पास डेंसिटी आ जाएगी अर्थ की। मास हम लोगों ने निकाला है 6 एक्सपोनेंट 24 या फिर 5.98 था, तो वही यहाँ पे भी लिख दो 24 kg। ठीक है, यहाँ पे जो आपके पास 4/3 पाई की वैल्यू जो होती है 3.142 होती है, और आर ई जो है वो आपके पास 6.38 एक्सपोनेंट 6 था और इसका क्यूब। इसे जब आप लोग सॉल्व करोगे तो डायरेक्ट हम लोग जो है वो यहाँ पे आंसर लिख देते हैं। आंसर क्या आएगा आपके पास 5.2 एक्सपोनेंट 3 kg पर मीटर क्यूब। तो ये हमारे पास जो है वो डेंसिटी की वैल्यू निकल के आई है जो कि अर्थ की है। और इसका मतलब क्या हुआ कि अर्थ जिस मटेरियल से मिलके बनी हुई है, अर्थ का जो मास है या फिर अर्थ की जो डेंसिटी है वो कितनी है, 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम के अंदर इतना मास आ सकता है 5.2 एक्सपोनेंट 3। और अगर इसको नॉर्मल कंडीशन के अंदर लेके आओ, साइंटिफिक नोटेशन से नॉर्मल नोटेशन के अंदर लेके आओ तो कितना बनेगा ये 5 2 और कितनी जंप लगवानी है 2 और, तो 2 0 और आ जाएंगे, 1 2 और 3, 5200 kg यानी कि 5200 kg। 1 मीटर क्यूब के अंदर अर्थ का अगर आप लोग 1 मीटर क्यूब निकालो तो इसके अंदर जो है वो
मतलब 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम निकालो तो उसके अंदर कितना मास आता है 5200 kg, यानी कि 5200 kg। तो ये आपके पास जो है वो अर्थ की जो है वो डेंसिटी थी, और इससे पहले हम लोगों ने जो मास भी कैलकुलेट कर लिया, और जो न्यूटन का लॉ था वो भी हम लोग जो है वो पढ़ चुके हैं। तो आज के लिए यही छोटे छोटे 3 टॉपिक्स थे। बाकी अगली वीडियो के अंदर जो है वो हम लोग देखेंगे कि जो मज़ीद डेरिवेशन है एल्टीट्यूड वाली और डेप्थ वाली उसे कवर कर लें, और आखिरी लेक्चर के अंदर जो हमारे पास केसेस वगैरह वाले हैं एपेरेंट वेट वाला, वेटलेसनेस वाला और आर्टिफिशियल सैटेलाइट वाला, वो आखिरी लेक्चर के अंदर कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।